नमस्कार, आदाब। मैं हूं रियाज अंसारी और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम उड़ान टॉक्स। कहते हैं मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिसने नवाबगंज की छोटी सी गलियों से अपनी जर्नी शुरू की और आज वो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी में दिल्ली प्रदेश के अल्पसंख्यक मोर्चे महामंत्री हैं। जिस उम्र में लोग अपने कैरियर के बारे में, कॉलेज के बारे में सोचते हैं, लेकिन इन्होंने पॉलिटिक्स जैसी चीज को अपना रास्ता चुना। आज हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद फैसल मंसूरी साहब। तो उड़ान टॉक्स में मैं हूं रियाज 2, यानी कि बड़ी इत्तेफाक की बात है, हम दोनों ही रियाज जो हैं आज इस कार्यक्रम में आपसे रूबरू हैं। साथियों, सबसे पहले तो फैसल मंसूरी साहब के बारे में बात हुई, उन्हीं से वार्ता होने, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं उड़ान टॉक्स जो है हमारा एक स्पेशल कार्यक्रम है जिसमें हम लोग नवाबगंज नगर, नवाबगंज तहसील क्षेत्र के जो प्रतिभाशाली लोग हैं, जिन्होंने मेडिकल के क्षेत्र में, जिन्होंने सामाजिक क्षेत्र में, जिन्होंने खेल के क्षेत्र में या अन्य किसी भी क्षेत्र में नवाबगंज का नाम रोशन किया है, उड़ान भरी है, उन लोगों को अपने इस प्रोग्राम के माध्यम से उनसे रूबरू कराना, यही हमारे कार्यक्रम का मकसद है। तो हमारे इस खास कार्यक्रम को आप रियाज न्यूज नेटवर्क और स्टार न्यूज भारत पर देख सकते हैं। साथियों, बात करते हैं फैसल मंसूरी साहब। फैसल साहब, हमारे इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत शुक्रिया आपका। जैसे कि रियाज साहब ने बताया हमारे कि आप दिल्ली भारतीय जनता पार्टी जो है अल्पसंख्यक मोर्चा के महामंत्री हैं, और आपने बताया, आपने जो इंट्रो में कहा कि एक युवा जो तमाम सपने लेकर लोग कारोबार के मकसद से दिल्ली पहुंचते हैं, आप भी नवाबगंज से दिल्ली का सफर तय किया, लेकिन वहां जाकर आज इतने बड़े पद पर हैं और राजनीति शुरू कर दी कारोबार के साथ साथ, ये कैसे संभव हो पाया? लेकिन उससे पहले छोटा सा सवाल नवाबगंज के लोगों को, हम दर्शकों को, अपने चैनल के दर्शकों को ये भी बताना चाहेंगे कि किस तरह से आप पहले अपना परिचय दे दें शॉर्ट में कि कहाँ के रहने वाले हैं। मैं जनपद बरेली के ये जो नवाबगंज कस्बा है, इसके मोहल्ला निवासी का मैं निवासी हूँ और यहीं मेरा निवास है, पैतृक निवास, और मैं यहीं की गलियों में खेल कूद कर बड़ा हुआ। फैसल साहब, जैसे कि हम जितना आपके बारे में जानते हैं, बहुत बचपन से हमने आपकी ज़िंदगी के बारे में देखा। वालिद साहब थे मरहूम मुमताज मंसूरी साहब, आपके वालिद साहब का नाम था। उनके इंतकाल के बाद आपकी उम्र बहुत छोटी रही होगी उस टाइम। 3 भाइयों की जिम्मेदारी, एक बहन, माँ, ये सब जिम्मेदारियां थी आपकी, और यही जिम्मेदारियों को निभाते हुए, अपने तमाम शौक मारते हुए, अपने खेलों के शौक, अपने तमाम शौक को मारते हुए आप परिवार की जिम्मेदारी उठाते हुए दिल्ली पहुंचे। ये सफ़र कैसा रहा? किस तरह से दिल्ली पहुंचे आप? जब मेरे वालिद साहब का इंतकाल हुआ, मरहूम मुमताज अहमद मंसूरी साहब का, मेरी एज उस समय 16 साल की थी और मैंने कभी कुछ काम किया ही नहीं था। एक पढ़ाई करते थे और क्रिकेट का शौक था, वो खेलते थे, आपको बहुत खेलते हुए देखा, उससे हम बहुत प्रभावित थे। एक अजीब से, एकदम अचानक से एक हादसा हुआ मेरे वालिद साहब, और अचानक ही उनका निधन हो गया। उसके बाद जब हमारे कंधों पर परिवार का बोझ आया, तो एक छोटा बच्चा जिसने कभी कुछ काम किया ना हो, हमेशा पढ़ाई और खेल कूद यही उसका शौक रहा हो, वो बहुत कठिन पल था वो मेरे लिए। लेकिन जो वालिद साहब हमारे, जो दस्तकार बुनकर जो कढ़ाई का काम यहाँ होता है, अड्डे की कढ़ाई, हैंड एम्ब्रॉयडरी, इसकी वो हमारे वालिद साहब करते थे उस काम को। तो जयपुर और बरेली यहाँ से काम आता था। अब वो काम कहाँ से आता था हमें ये भी नहीं पता था, क्योंकि हमने कभी काम किया ही नहीं था। तो बहुत सारा पेमेंट डूब गया। उस समय हमारे पास पैसे भी नहीं थे। हमारी माँ का हमारे लिए बहुत सहयोग रहा और उनकी जो परवरिश है हमारे लिए, आज हम उनकी वजह से यहाँ तक पहुँचे हैं। तो मैंने यहीं गलियों में काम घर घर जाकर कराना शुरू किया, बरेली से, अन्य जगहों से लाकर। हाँ, बरेली से पहले लेकर आते थे जी हाँ। फिर जो है घर घर हम यहाँ पर काम कराते थे जी। उसके बाद मैं दिल्ली गया और दिल्ली से फिर हम काम कराने लगे। दिल्ली से काम लाकर फिर भी यहीं कराते थे। उस समय रियाज भाई 20 लाख रुपए
एक बहुत बड़ी रकम होती थी। और लगभग मेरा 25-26 लाख रुपए एक कंपनी, वो मतलब ओखला के, दिल्ली में एक ओखला फेज 2 एक एरिया है, इंडस्ट्रीज एरिया है, वहाँ वो कंपनी थी और फिर वो रातों रात गायब हो गई। और यहाँ लोगों का मेरे को 20 लाख रुपए की देनदारी हो गई। अब से 20 साल पहले की अगर बात करें, लगभग नहीं 20 साल नहीं, 15-16 साल, वो भी बहुत बड़ा दौर था रियासत। हाँ, तो एक रूरल एरिया में और एक छोटे से कस्बे में और एक मिडिल क्लास लोगों के लिए बहुत बड़ी रकम होती है, और आज भी होती है। आज फिर मैं जो दिल्ली से लाके काम कराता था, तो जो लोग यहाँ मेरे जैसे और लोग घर घर जाकर काम कराते थे, मैं उनके थोक में उनको काम दिया करता था। फिर उन लोगों का मेरे ऊपर पैसा आ गया। अब वो मुझसे कहते थे भाई साहब पेमेंट, हम कहते थे कि आने वाली है, क्योंकि हमें आगे से ऐसा ही आश्वासन मिलता था। हमने कहा चलो जाकर देखते हैं। एक बार दिल्ली गए तो वहाँ वो बंद हो चुका था। फिर लोगों का यहाँ लोग, अब वो एक अच्छे परिवार में जो इंसान पैदा होता है उसे अपनी इज्जत का बहुत डर होता है। तो हमें लगा कहीं ऐसा ना हो कि लोग तगादे करने लगे, कहीं हमारी बेइज्जती कर दे रोड पर, चौराहे पर। इसलिए इस नवाबगंज को, जो जहाँ मैं खेला कूदा, यहाँ से मेरी बहुत यादें हैं, तमाम यादें जुड़ी हैं बचपन। अलविदा कहकर और दिल्ली चला गया। उसके बाद रियाज भाई मैं 1.5 साल तक नवाबगंज नहीं आया। 1.5 साल के बाद जब मैं आया तो अल्हम्दुलिल्लाह एक एक पैसा जिनका मेरे ऊपर था वो मैं अदा कर चुका था। माशाल्लाह जी। फैसल साहब दिल्ली जाकर शिफ्ट हुए, कारोबार शुरू किया, फिर उसके बाद किस तरह से परिवार आज आपका पूरा दिल्ली में है, हम देख रहे हैं पूरा परिवार ही शिफ्ट हो गया जी। किस तरह से हुआ ये? देखिए वहाँ मेरे एक फ्रेंड थे, उन्होंने मेरी बहुत मदद की। और हाजी इस्लाम सकलैनी साहब एक हमारे दोस्त हैं, वहाँ दिल्ली में रहते हैं, उनके सहयोग से हमने इस काम को और आगे बढ़ाया। एक हमारे शाहिद अंसारी साहब हैं, उन्होंने हमारा बहुत सहयोग किया और हमारा जो है एक कारोबार, बहुत अच्छा कारोबार दिल्ली में हो गया। मेरे पास एक समय ऐसा था कि 70-80 लड़के मेरे पास मेरी फैक्ट्री में काम करते। रियाज भाई उस दौर में कांग्रेस की हुकूमत थी दिल्ली के अंदर, और वहाँ अन्ना आंदोलन और ये सब चल रहे थे। हम देखते थे कि ये जाते थे देखने के लिए। मैं अभी उस सफर पे बात करूँ, राजनीतिक सफर पे आपको बात करूंगा। पहले आपका मेरा ये है कि आप नवाबगंज से थे, कारोबार जमा लिया था, यहाँ भी आपके ऊपर अब कोई प्रेशर नहीं था। जो 1.5 साल पहले आपके ऊपर उधार का पैसा था वो सब चुका चुके थे। फिर आपने एकदम ये कैसे सोचा, क्या नवाबगंज के लोगों की वो बातें आपके दिल में घर कर गईं कि अब मुझे यहाँ नहीं रहना है, अलविदा नवाबगंज, मुझे अपने परिवार को नहीं रखना है, यहाँ तो दिल भर गया था? नहीं, ऐसा नहीं था। हाँ। क्योंकि मेरा कारोबार वहाँ था और मेरा पूरा फोकस था कारोबार पर। और फिर मेरे जो छोटे बहन भाई थे उनकी शिक्षा की मेरे पे बड़ी जिम्मेदारी थी, क्योंकि अब मैं वहाँ से यहाँ हमेशा रोज रोज आ नहीं सकता था। तो इसलिए मैंने उनको वहाँ एजुकेशन के हिसाब से मैंने उनको सबको शिफ्ट किया वहाँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सभी जो छोटे बहन भाई हैं उन्होंने अच्छी शिक्षा हासिल की, ग्रेजुएशन किए, और वो अभी भी वहाँ पढ़ाई कर रहे हैं। रियाज, फिर वही बात, वहाँ शिफ्ट हो गए। और मेरी तो बहुत यादें हैं यहाँ से। इसे ये मेरी जन्म भूमि है, कर्म भूमि है, इसे मैं कभी नहीं छोड़ सकता और मैं हमेशा आता हूँ यहाँ पर। चलो ये रहा, फिर परिवार को लेके आप दिल्ली शिफ्ट हो गए, दिल्ली रह रहे हैं वहाँ। दिल्ली सपना लेके गए थे कि अपने परिवार को पालन पोषण करना है, इनको शिफ्ट, इनकी पढ़ाई लिखाई, इनकी जिम्मेदारियों को निभाना है पूरा, वो निभाली। अचानक ये राजनीति में आने का आपका सफर जो आपने भी शुरू करी। भाई जैसा कि लोग जाते हैं अपने से एक तरफ कहाँ कैरियर तो आप सोचते हैं, आप काम कर रहे थे और अचानक से एक दूसरा रास्ता, और काम भी पटरी पे आ चुका था अच्छे ढंग से, 20 लाख का कर्जा निपटा देना 1.5 साल में, और एक साथ फिर दूसरी तरफ राजनीति जैसे सफर में, जहां पर बहुत ही टिपिकल, और वो भी ऐसी पार्टी में जहां पर लोग खासतौर से अपने माइनॉरिटी के लोग अलग सोच रखते हैं। तो वो जानना चाहेंगे आपने शुरू करी अन्ना भाई राजनीति में कैसे? क्योंकि मेरी अपना काम था, मेरी अपनी फैक्ट्री थी, तो सुबह 10-11 बजे तक जो हमारे कोरियर आते थे वो माल चेक हो जाता था, उसके बाद मैं फ्री रहता था। मेरे जो वहाँ के जो लोग थे, जो लोकल पॉलिटिशियन हर जगह होते हैं, तो मैं उनके साथ, अच्छा दिल्ली एक छोटा प्रदेश है, तो अन्ना आंदोलन चल रहा था, वो हमें लेकर जाते थे, चलो वहाँ चलते हैं,
क्योंकि अब हम कारोबारी थे, हमारे पास समय भी था, तो हम वहाँ जाते थे, हम देखते थे। उस समय मैंने बहुत करीब से कांग्रेस को देखा, और आम आदमी पार्टी उसके बाद नई नई उभरी थी, उसको भी देखा। अस्तित्व में आई, कहीं से बनी, उदय हुआ उसका। उसका उदय हुआ, उसको हमने देखा। फिर हमने कौम की जो फिक्र है, क्योंकि जो गुर्बत और जो हमने देखी है वो हमें हमारी कौम की, मुस्लिम समाज का बहुत दर्द है। हम वहाँ एक भारतीय जनता पार्टी के मुस्लिम समाज के एक लीडर हैं, जनाब आतिफ रशीद साहब। बहुत बड़ा नाम है भाजपा जी, वो माइनॉरिटीज कमीशन के वाइस चेयरमैन रहे, कार्यवाहक चेयरमैन रहे, दिल्ली प्रदेश माइनॉरिटी मोर्चे के 5 बार अध्यक्ष रहे। मैं उनसे बहुत इम्प्रेस हुआ। मैंने उनके काम करने का तरीका देखा, और कौम के लिए जो वो फिक्रमंद है, कैसे हम मुस्लिम समाज को आगे लेकर जाएं, मैं उनसे बहुत इम्प्रेस हुआ। और फिर मैंने इस पर रिसर्च किया, और हमने ये पाया कि मुस्लिम समाज का अगर उदय आज के समय में और कोई कर सकता है तो वो भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। क्योंकि कांग्रेस ने जिस तरीके से बहुत प्लानिंग के तहत मुसलमान को पीछे किया, और जो सेकुलर पार्टियां हैं, इन्होंने एजुकेशन से सबसे पहले मुसलमान को पीछे कर दिया। ये मैंने आपको कहा कि मैं एक ऐसे अनुभवी राजनेता के संपर्क में आया, उनका अनुभव इतना था और उनका ज्ञान इतना था, हमने उनसे वो सीखा। हम उनके पास बैठे और हमने देखा कि ये आम आदमी पार्टी जो अरविंद केजरीवाल ने जो बनाई है, वो क्यों बनाई है। इसकी अब आप अनुभवी लोगों के साथ बैठोगे तो आपको उस अनुभव का कुछ ना कुछ तो एहसास होगा, कुछ तो सीख मिलेगी। हमने ये सीखा कि ये चोर है, ये आने वाले समय में ये चोरी करेंगे। इनकी प्लानिंग है बहुत धन को जो है समेटना हिंदुस्तान से, जिसमें ये पूरी तरीके से सफल नहीं हो पाए, वरना तो ये सारे के सारे भाग जाते। जैसे नीरव मोदी भाग गए। हाँ, कह सकते हैं आप, बिल्कुल कह सकते हैं। आप देखिए, संजय सिंह जेल गए, अरविंद केजरीवाल जेल गए, मनीष सिसोदिया जेल गए, उनके सत्येंद्र जैन जेल गए, उनके मिनिस्टर जेल गए। लेकिन विजय माल्या की बात क्यों नहीं करते हैं भाजपा के नेता, ये देश से फरार है। देखिए, इस देश के अंदर जिसने गलत किया है, और यहाँ मोदी जी की एक मजबूत सरकार है, और न्यायालय हमारे हिंदुस्तान का, जिसको जो हमारे हम सब जिस पर भरोसा करते हैं हिंदुस्तानी, तो जो कुकर्म करता है, जो गलत करता है, उसको भारत के संविधान के हिसाब से उसको सजा मिलती है। अरे फैसल साहब, आजकल हम देख रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में मुसलमान, अगर आप जैसे कुछ नेताओं, आतिफ साहब को, आपको, शाहनवाज साहब को, मुख्तार अब्बास नकवी साहब को, दानिश साहब को, इन गिने चुने हिंदुस्तान के नामों में, उन्हीं में से आज फैसल मंसूरी का भी नाम है, जो भाजपा को बराबर, भाजपा को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं। लेकिन मुसलमान जुड़ नहीं रहा है। वो कहता है बीजेपी को बड़ा अपना दुश्मन मानता है। आपको क्या लगा इस पार्टी के अंदर? देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि मुसलमान बीजेपी को अपना दुश्मन मानता है। रियाज भाई, मुझे ऐसा नहीं लगता, लेकिन जो सेकुलर पार्टी है और उसमें जो मुस्लिम नेता हैं, उन्होंने इतना गुमराह कर रखा है, इतना बीजेपी से डरा रखा है, ऐसा दिखा दिया है कि बीजेपी मुसलमानों की दुश्मन है। रियाज भाई, मैं आपको बताना चाहूंगा, 2014 की जब मोदी जी पहली बार प्रधानमंत्री बने, उस समय मुसलमानों ने बीजेपी को वोट नहीं दिया था। लेकिन जब वो संसद में पहुंचे और उन्होंने अपने पहले ही वक्तव्य में कहा था कि सरकार बनती बहुमत से है लेकिन चलती सर्वमत से है, और उन्होंने नजमा हिप्तुल्ला को माननीय मंत्री बनाकर अपनी कैबिनेट में जगह दी और मुसलमानों को सम्मान दिया। मैं उससे बहुत इंप्रेस हुआ। उस समय हमारा शुरुआती दौर था, हम भाजपा का झंडा लेके नारा लगाते थे, गलियों में जाते थे, उनकी मीटिंगों में जाते थे। उस समय नहीं, नजमा हिप्तुल्ला तो कांग्रेस सरकार में भी मंत्री रही। नहीं, आप समझिए, एक मुस्लिम चेहरे को जगह दी उन्होंने, और उसके बाद 2019 में दोबारा चुनाव हुए, फिर मुसलमानों ने वोट नहीं दिया, बीजेपी को वोट नहीं दिया। नहीं किया। उसके बावजूद मुख्तार अब्बास नकवी जी को कैबिनेट मंत्री बनाकर मुसलमानों को सम्मान दिया। और आप देखिए, अभी अति पसमानदा बिरादरी से आने वाले जम्मू कश्मीर से गुलाम अली खटाना को राज्यसभा भेजा मोदी जी ने। और आप देखिए, दानिश आजाद अंसारी, मोदी जी पसमानदा मुस्लिम के लिए बहुत फिक्रमंद है, वो उनके लिए काम करना
चाहते हैं। और उन्होंने दानिश आजाद अंसारी, क्योंकि अंसारी बिरादरी मुसलमानों में बहुसंख्यक है, सबसे ज्यादा, अगर मुसलमान में जो बिरादरियां हैं उनमें अगर सबसे ज्यादा जो अक्सरियत है वो अंसारी बिरादरी की है। तो उन्होंने, और बुनकर भी है, तो दानिश आजाद अंसारी को उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री बनाया। और इससे पहले जो योगी जी की सरकार बनी थी उसमें मोहसिन रजा जी को मंत्री बनाया। हाँ, बनाया। तो लगातार सम्मान दिया है वोट ना मिलने के बावजूद, ये बहुत बड़ी बात है। आप देखिए, मैं आपके चैनल पर ऑन रिकॉर्ड ये बात कह रहा हूं, अगर आप ये साबित कर दे केंद्र और राज्य की किसी भी लाभकारी योजना में एक मुसलमान को भी अगर छोड़ा गया है तो आप मुझे बताएं। एक, अगर राशन हिंदू को मिला है तो मुसलमान को भी मिला है, अगर आवास हिंदू भाई को मिले हैं तो मुसलमान भाइयों को भी मिले। अभी यहां से मैं आया, कई गलियों में मैंने पत्थर लगे देखे, ये जहां हम बैठे हुए हैं यहाँ 100% मुसलमान हैं। इन पूरी बस्ती के अंदर कोई भी गैर मुस्लिम नहीं है, लेकिन यहाँ अनेकों, जिस गली में आप चले जाए पत्थर लगा हुआ है कि ये प्रधानमंत्री योजना से ये आवास बना है, और वोट नहीं मिला है। लेकिन उसके बावजूद भी भेदभाव नहीं किया गया है, क्योंकि मोदी जी का विजन है जो अंतिम पंक्ति में हिंदुस्तानी खड़ा, वो 140 करोड़ लोगों के लिए काम करते हैं, वो हिंदू और मुसलमान के लिए काम नहीं करते। अगर अंतिम पंक्ति पे भी जो इंसान खड़ा है और उसका बिना जाति बिना धर्म को देखते हुए उसका उदय करना, उसके लिए काम करना, उसको कैसे आगे लेकर आया जाए, इस पर वो काम करते हैं, और हम इससे इम्प्रेस है। मोदी जी की बात की आपने, राष्ट्रीय हमारे प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रीय लेवल की बात। फैसल साहब, नवाबगंज में बहुत सारे मकान हैं, हमने भी देखे हैं जी, और ऐसा नहीं है मुसलमानों की आवाज बने, खूब बने, उसके बाद भी मुसलमान वोट नहीं दे रहे हैं। क्या डर है? हम भी जान रहे हैं कि बीजेपी हमें लाभ दे रही है, मुसलमान मान रहा है कि हमें आवास मिल रहे हैं, मुसलमान मान रहा है हमें गल्ला मिल रहा है, उसके बाद भी हमारे इस बाट में जो आपका ही अगर ये बाट कहने बराबर वाला, जिसमें जुबैदा मेंबर साहब है, सबसे ज्यादा मकान उन्हीं ने बनवाया। बस वोट एक नहीं, अभी लोकसभा में छत्रपाल जी को 0 वोट मिला है, मेरे पास लिस्ट है, मैं तो चौंक गया वो रिजल्ट देख के। आजकल मुसलमान क्यों डर रहा है बीजेपी से? देखिए राज भाई, ऐसा नहीं है, अब मुसलमान बीजेपी की तरफ बड़ी तेजी से आने लगा है, जिसका मैं आपको उदाहरण देता हूं। आप देखिए, अभी बिहार में चुनाव हुआ है, बिहार में बीजेपी को बहुत बड़ी तादाद में वोट मिला और हम प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाई, वहां जीत कर आए। अभी बिहार के अंदर अभी तो चंद दिन गुजरे, बीजेपी में और सेकुलर पार्टियों में कितना फर्क है वो मैं आप और खुद में तुलना करके बताता हूं। देखिए, मैं गरीब परिवार से, आपने मुझे बिल्कुल बचपन से देखा है, हो सकता है मुझे गोद में भी खिलाया हो। जब गोद में नहीं, लेकिन हाथ पकड़ के तो मैंने खिलाया ही है। हाँ, जब मैं पहला चेयरमैन का चुनाव लड़े तो मेरे पहले मंच पे मेरे साथ अगर कोई बच्चा बोला था तो वो फैसल थे जी। हाँ, तो हम आपसे बहुत प्रभावित हुए। थोड़ा सा कड़वा कह दूं? हाँ फैसल भाई, देखिए, मेरा उद्देश्य आपका दिल दुखाना नहीं है, सिर्फ ये बताना है कि भारतीय जनता पार्टी में और जो सो कॉल्ड, जो अपने आप को सेकुलर पार्टी और जो मुस्लिम का अपने आप को हितैषी बताती हैं, उनमें और भारतीय जनता पार्टी में क्या फर्क है, वो मैं आपसे शुरू करता हूँ। रियाज भाई, आप पत्रकारिता में आपका एक बड़ा नाम है, लेकिन आप नवाबगंज के बहुत चर्चित राजनेता भी रहे, अभी भी हैं शायद। चुनाव आप राजनीति अभी आपने चेयरमैन लड़ी है। देखिए, मैंने आपको समाजवादी पार्टी के मंचों पर नारे लगाते हुए, भाषण देते हुए, उनके टेंट लगाते हुए देखा, बहुत काम किया। हमारे दूसरे भाई पत्रकार साहब बैठे हुए हैं, राजुद्दीन भाई, इनके वालिद साहब जनाब ताजुद्दीन अंसारी साहब, एक नवाबगंज के बहुत ही पढ़े लिखे पूर्व सभासद और पूर्व सभासद, बहुत ही सम्मानित, उनको एक हमारे ताऊ हैं जिनसे मैं बेहद मोहब्बत करता हूँ, जनाब एन अंसारी साहब, हमारे परवेज भाईजान, वो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव, और बहुत कुर्बानियां हैं उनकी भी, वो हो गए। और बहुत सारे लोग ऐसे जिन्होंने नवाबगंज के अंदर और यहां से बरेली तक समाजवादी पार्टी की खूब दड़ी बिछाई, खूब नारे लगाए, भाषण भी दिए, मुसलमानों के घर घर गए और उनको समझाया कि भाई
आप समाजवादी पार्टी की तरफ आए, क्योंकि आप ही लोगों ने नाम दिया था मुल्ला मुलायम सिंह। तो मैं आपको ये पूछना चाहता हूं कि इतने सालों में आपको इस समाजवादी पार्टी ने दिया क्या? आप बताएं आप मुझे। और मैं अपने से तुलना करता हूं, मैं एक गरीब परिवार में पैदा हुआ, यहाँ गलियों में खेल कूद कर बड़ा हुआ। इसके बाद हम दिल्ली गए और दिल्ली में हमने भारतीय जनता पार्टी का काम किया। और आप अच्छे से जानते हैं कि मैं बहुत पैसे वाला नहीं हूं, लेकिन क्योंकि दिल्ली जैसे बड़े शहर में, राजधानी है देश की, राजधानी है दिल्ली में, दिल्ली, और सभी लोगों के पास पैसा है वहां, लेकिन पार्टी ने एक पसमानदा मुसलमान को, एक गरीब मुसलमान को, क्योंकि पार्टी ने ये देखा, हमारा जो शीर्ष नेतृत्व, उसने ये देखा कि ये लड़का काम कर सकता है, तो उन्होंने किसी और चीज को ना देखते हुए, हुनर को पहचानते हुए, भारतीय जनता पार्टी जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, उसके भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश का जो माइनॉरिटी मोर्चे का महामंत्री बनाया। मैं बीजेपी हेडक्वार्टर में बैठता हूं, ये मेरे लिए बहुत ही मतलब सपनों से बड़ी बात है। इतना मैंने कभी सोचा नहीं। इसके लिए मेरा जो मार्गदर्शक हैं हमारे बड़े भाई जनाब आतिफ रशीद साहब, और जिन जिन लोगों का मेरे उसमें राजनीति में सहयोग रहा है, उन सबका मैं आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने एक छोटे से और एक गरीब परिवार के बच्चे को इतने आगे तक लेके गए। रियाज भाई, मैं आपको बताऊं, मुसलमानों के मुस्तकबिल की दुश्मन है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी, जिन्होंने मुसलमानों को ठगा है। और हमारे अनुभवी जो लोग हैं, जिन लोगों के मैंने बहुत सारे लोगों के अभी नाम भी लिए, यहाँ नवाबगंज जिनको मैं जानता हूँ, ऐसे अनोखे अनोखे लोग जो मुसलमान, जो हिंदुस्तान भर या उत्तर प्रदेश की बात करें हम, उन्होंने घर घर जाकर ये बताया कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों की दुश्मन है। तो उसके बावजूद आज लोगों को पता लगा है कि नहीं, आज भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार चल रही है और मोदी जी किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं कर रहे हैं। अब मुसलमान बड़ी तेजी के साथ भारतीय जनता पार्टी की तरफ बढ़ रहा है, मूव कर रहा है। आपने देखा होगा कि हमने आज से 2 साल पहले 13 नवंबर को बरेली के अंदर एक बड़ा बहुत भव्य कार्यक्रम सभा कराई थी। पसमानदा मुसलमानों के लेकर एक रैली, 250 गाड़ियां नवाबगंज से बसे गई थी। हमने उसका नाम रखा था तो पसमानदा मुसलमानों की तरफ से मोदी जी को, उनके सुर को जो स्वर दिया उसके लिए धन्यवाद रैली थी। वो इस नवाबगंज विधानसभा से और इस नगर से 48 बसें भर के गई थी। और क्यों गई थी? इसलिए गई थी कि हमारे नगर का बच्चा फैसल बाबू एक कार्यक्रम कर रहा है बरेली के अंदर, खुशी थी और सब मोदी जी को धन्यवाद देने के लिए गए थे, इस बात से कि जो पसमानदा मुसलमानों की आवाज है और मोदी जी नेतृत्व देने का काम कर रहे हैं, और मोदी जी सबको एक समान लेकर चल रहे हैं और सबके साथ न्याय कर रहे हैं। तो मोदी, अब आप जनसमूह को रोक नहीं सकते हैं। अब जो भी उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव होगा उसमें मुसलमान बड़ी तादाद में भारतीय जनता पार्टी को वोट करेगा। फैसल साहब, काफी बातें हुई, आपने मोदी जी के बारे में बताया, रैली के बारे में बताया। पहले जब नवाबगंज से गए थे आप, अजीब परिस्थिति थी, जिन लोगों ने, मैं कहूँ, मजबूर कर दिया कि आप नवाबगंज से अगर नहीं जाते तो आपको लगा कि इज्जत का ख्याल था। आज वही लोग जब नवाबगंज आते हो आप, इतना बड़ा पद, इतनी बड़ी जिम्मेदारी पार्टी ने दी है, हम सबके लिए गौरव की बात। रियाज भाई, नवाबगंज का एक युवा हमारा दिल्ली प्रदेश कमेटी में अलसंग मोर्चे में महासचिव है, हम लोगों के लिए फख्र की बात है। तो हम भी भाजपा नेतृत्व को इसके लिए अपने चैनल के माध्यम से, अपने माध्यम से धन्यवाद देंगे कि हमारे नवाबगंज के मुस्लिम युवा को इतना बड़ा मुकाम दिया है। लेकिन रियाज साहब, जैसे कि पहले आप नवाबगंज से गए, राजनीति में गए, कैरियर बनाया, और मुस्लिम बड़ा तबका आज भी भाजपा का विरोध करता है, आप कितने संतुष्ट हैं भाजपा में रहकर? देखिए रियाज भाई, जो लोग विरोध करते हैं उनसे ये कहना चाहूंगा कि मैं नवाबगंज के जो भी और जिस पार्टी से हूं, मेरे पास फोन जाता है कि फैसल भाई, ये ऐसे ऐसे इनकी तबीयत खराब है, ये इनको एम्स में बड़ी बीमारियां हैं और इनके पास पैसे नहीं है, इनको एम्स में दिखाना है कि सफदरजंग दिखाना है। मैंने हजारों लोगों की बात कर रहा हूं, मैंने हजारों लोगों को अस्पतालों में दिखवाया है, और कोई भी एक आदमी
ये नहीं कह सकता कि अगर फैसल बाबू के पास गए हो और उसने इग्नोर किया हो, क्योंकि मैं हो सकता है कि पार्टी का कार्यकर्ता हूँ या नेता हूँ, लेकिन मैं आप सबके लिए और नवाबगंज के जो लोग हैं उनके लिए फैसल बाबू ही हूँ। जो लोग जाते हैं फैसल वो ज्यादातर मुसलमान ही होते हैं। हाँ, आपसे मुसलमान क्यों होते हैं। समझ के जी, उनके काम करते हो आप। ज्यादातर मुसलमान होते हैं। रियाज भाई, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि भेदभाव में, धार्मिक या किसी भी तरीके के भेदभाव में ना आकर इस पर जाना है कि कौन हमारा काम कर रहा है, कौन हमारे बच्चों को रोशन मुस्तकबिल की तरफ लेकर जा सकता है, हम उसको वोट देना चाहिए। और मेरी आपको भी सलाह है कि जिस अखिलेश यादव ने हमारे समाज को, पसमानदा मुस्लिमों को अपने जूते की नोक पर रख दिया, अब उन पर थूकने का समय आ चुका है। अब इस पार्टी को, उनके झंडों को अपने घरों से उतारने का समय आ चुका है। रियाज भाई, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं, पहले यहां हर जगह समाजवादी पार्टी के इन घरों पर, कोठियों पर, छोटे छोटे घरों पर, हाँ भाई, सबके घरों पर समाजवादी पार्टी के झंडे हुआ लाल हरा करते थे। झंडा सब। आज आप घुमाकर दिखा सकते हो, किसी एक घर के ऊपर आपको समाजवादी पार्टी का झंडा नहीं मिलेगा। लोगों को पता लग गया कि समाजवादी पार्टी को मुसलमानों ने वोट दिया, पसमानदा मुसलमानों ने उनकी सीटों को बढ़ाया, 5 ही तो थे लोकसभा में। लेकिन जब उन्होंने राज्यसभा भेजा तो जावेद अली खान को भेजा, एक राज्यसभा। तो आप बताइए कि पसमानदा मुसलमान को रखा कहाँ है उन्होंने? वो उन लोगों को महत्व देती है जिनके पास माल नहीं। गरीब मुसलमान की समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के अंदर कोई जगह नहीं है। वो अपना नौकर, अपना बंधुआ मजदूर और अपना गुलाम समझते हैं। और भारतीय जनता पार्टी इसको नहीं देखती कि किसके पैसा है, क्या है। अच्छा हाँ, एक बात तो मैं कहना ही भूल गया रियाज भाई, इसकी जानकारी सभी को होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी, उन्होंने अल्लाह की जमीन वक्फ, जो मुसलमानों ने जो अल्लाह के नाम पर जो वक्फ की है, वो इसलिए की है कि जो मुस्लिम समाज में जो बेवा हैं, जो यतीम और मिस्कीन बच्चे हैं और जो गरीब मुसलमान हैं, उनके एजुकेशन पर, उनके स्वास्थ्य पर और उनके रोशन मुस्तकबिल के लिए उससे जो आमदनी होती है वो पैसा वहाँ खर्च किया जाए। हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने, जो उस समय के जो लोग थे, उनके जो आका थे, अब तो वो खुद ही आका हैं उनके सभी के, उनको सब ने मिलकर और एक षड्यंत्र रचाकर और अल्लाह की जमीनों पर कब्जा किया है। बताइए, हजारों करोड़ की जमीन मल्लिकार्जुन खड़गे ने, भाई कैसे ले सकते हैं आप? ये मुसलमानों की जमीन है, ये अल्लाह की जमीन है। तो आप इस पर सवाल क्यों नहीं करते? क्यों नहीं पूछते उनसे कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्यों लिए जमीन और उस पर कब्जा लिए बैठे? सवाल तो हम इस पर भी नहीं कर पा रहे हैं आजकल कि हमारा स्थान जो आपने लेके चले। मुझे तो बड़ी खुशी हुई आपसे बात करते हुए फैसल साहब, कि इतने युवा होने के बाद भी आपको नवाबगंज का, हम लोगों का दर्द है कि हम लोगों ने कभी समाजवादी की पट्टिया में, भगवत सरन जब भाजपा छोड़ के आए थे तो पहली मीटिंग हमारे यहाँ हुई थी। और आज हमारा स्थान क्या है? हम सभासद थे उस टाइम, उसके बाद हम कभी सभासद नहीं बन पाए। ये माननीय भगवत सरन या समाजवादी की नीति थी, रणनीति थी, प्लान था। और ऊपर से उन्होंने बदले में इतने मुकदमे दे दिए कि अब तो बस कचहरी और वकीलों को ही चक्कर लगाए मिलते हैं माननीय भगवत सरन और समाजवादी की वजह से। आज भाई, जहां तक हम आली जनाब भगवत सरन साहब, जो कई बार यहाँ से विधायक चुने गए, मंत्री भी रहे राज्य सरकार में, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ और वो मेरे वालिद की उम्र के हैं। लेकिन आज़ाद हिंदुस्तान के बाद सेकुलर पार्टी के जितने भी नेता इस नवाबगंज विधानसभा में रहे हैं, लेकिन जितना भगवत सरन गंगवार जी ने मुसलमानों को ठगा है, इतना किसी ने नहीं ठगा। आज मुसलमानों की जो बदहाली है, इसमें उनका बहुत बड़ा रोल है। आप देखिए, यहाँ एक इस्लामी स्कूल हुआ करता था जो आज नहीं है। जामा मस्जिद, वहाँ पर एक फखरुद्दीन अली अहमद स्कूल चलता था, आज उसका हाल देख लीजिए आप। जंगले वाली मस्जिद में स्कूल चलता है। एक दरसगाह स्कूल हुआ करता था, शायद वो बंद हो गया। तो आप देखिए कि कितने पीछे किया। और एक मुस्लिम नौजवान को और जो उनके कार्यकर्ता थे समाजवादी पार्टी के, किसी को अगर एक को भी अगर आगे किया हो तो आप बताइए, नहीं मुझे सिंगल नाम बताइए। और आप आज, मुझे लगता है आप और आपके जैसे बहुत सारे लोग कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाते होंगे, मुकदमों के
आप पर फर्जी और पता नहीं कैसे कैसे मुकदमे जो लगे हुए हैं भगवत जी के आशीर्वाद से, तो आप चक्कर लगा रहे हैं। आप देखिए ना कि कितना पीछे कर दिया मुसलमानों को। क्या पसमानदा मुसलमान दड़ी बिछाने के लिए, क्या उनके नारे लगाने के लिए, क्या वो इक्तदार की कुर्सी पर बैठने के लिए नहीं है? क्या उसको उसका हक नहीं देना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी कहती है जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। आप देखिए इतने बड़े बड़े नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर, लेकिन एक नौजवान को बिहार से लाकर माननीय नितिन नवीन जी को और भारतीय जनता पार्टी के सबसे उच्च पद पर राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है। राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हमारे यहाँ सर्वोच्च पद होता है अध्यक्ष के बाद। आप देखिए सम्मान दिया है। कितने मुसलमानों को पार्टी ने सम्मान दिया बिना ये देखते हुए कि इन्होंने वोट दिया है कि नहीं दिया है। हमारी पार्टी सबको समान नजरों से देखती है, सबके साथ समानता से न्याय करती है और सभी को नेतृत्व देती है। मेरा आपसे और नवाबगंज के युवा साथी हैं उन सभी लोगों से यह आग्रह है कि अब आंखें खोलने का समय आ चुका है और ये जो बंधुआ मजदूरों की जंजीरें हैं गुलामी की हमारे हाथों में और हमारे पैरों में जो बेड़ियां इन सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियों ने डाल रखी है, अब इनको तोड़ने का समय आ चुका है। मैं खुले दिल से आपसे आह्वान करता हूं कि आप भारतीय जनता पार्टी की तरफ आइए और हमारे हिंदुस्तान को जो अव्वल दर्जे पर ले जाना है, जो मोदी जी कहते हैं विकसित भारत बनाना है, उसमें अपना योगदान दीजिए। और मैं तो कहता हूं कि मुसलमान को चुनाव में सियासत में हिस्सा लेना चाहिए। कैसे हम अपने कौम की बदहाली को दूर कर सकते हैं? जब तक आप सियासत पे होगे नहीं, कैसे अपनी आवाज़ को उठाओगे आप? तो भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको आपका हक दे सकता है, आपको न्याय दे सकता है, आपको नेतृत्व दे सकता है और आपको जमीन से उठाकर सत्ता की शिखर पर बैठा सकता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ आएं और आने वाले चुनाव में चाहे कोई भी चुनाव हो, ये जो समाज में जो इन सेकुलर पार्टियों के ठेकेदार बने बैठे हैं, जब ये तुम्हारे दरवाजे पर आए तो इनके लिए ज़रूर अपने घर के दरवाजे बंद कर देना, ताकि ये किसी मुसलमान को गुमराह न कर पाएं और उनके मुस्तकबिल को ख़राब न कर पाएं। तो फैसल साहब बड़ी भावुक अपील की है अपने मुसलमानों से और आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा। आगे भी राजनीतिक मुद्दों पर हम चर्चा करते रहेंगे रियाज भाई, क्योंकि ये पहला ही शुक्रिया कि आप लोगों ने अपने चैनल पर मुझे जगह दी और जो लोग आपके चैनल को फॉलो करते हैं और जो आपके चाहने वाले हैं, मेरा उन सबसे आग्रह है कि आपके चैनल को और जो मेरे चाहने वाले हैं वो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आएँ। और ये जो दिखाते हैं बहुत बारीकी से, जो लोग प्रतिभाशाली लोग हैं उनको मौका देते हैं, उनकी आवाज़ को आगे तक लेके जाते हैं, तो इनका हम एक बार दोबारा आप सभी भाइयों का बहुत बहुत आभार और बहुत धन्यवाद। तो ये थे फैसल मंसूरी साहब जिनसे हम रूबरू हुए उड़ान टास्क में। साथियों ऐसे ही अन्य कार्यक्रम के लिए हम अगली किसी शख्सियत से उड़ान में किसी नई शख्सियत से आपसे रूबरू कराएंगे। आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ। नमस्कार, जय हिंद, खुदा हाफिज। दोस्तों अभी आपने देखा हमारे साथ मौजूद थे मोहम्मद फैसल मंसूरी साहब, जिन्होंने एक नवाबगंज जैसे छोटे से कस्बे से निकलकर दिल्ली प्रदेश में जा पहुंचकर एक बड़ा मुकाम हासिल किया है। सिर्फ फैसल मंसूरी नहीं, हमारे आसपास भी बहुत सी ऐसी प्रतिभाएं हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो जमीनी स्तर से जिन्होंने शुरू किया है और आज एक अच्छा मुकाम हासिल किया है, चाहे वो डॉक्टर्स की फील्ड में हो या किसी भी फील्ड में हो सकते हैं। इन्फ्लुएंसर हैं, सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग अपने कामयाबी हासिल की है। उन सभी की स्टोरी को अपने इस शो में लाना चाहते हैं। हो सकता है कि अगली कहानी आपके क्षेत्र की हो,